हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कुसुम अग्रवाल और मैं नर्सिंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, चलो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर 2। मॉडल पेपर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो। इस वीडियो में भी पिछले वीडियो की तरह हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस रखे हैं अलग अलग चैप्टर्स से, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे चुन चुन के हमने उठाया है। और इस वीडियो जिन जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अपना रिवीजन कर लिया है, कंप्लीटेड है सब कुछ, वो ये वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चंस के साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने का ट्राई कीजिए। इससे दो बेनिफिट्स है, एक तो आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। और जिन बच्चों का अभी बस सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, उनका भी रिवीजन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है, तो वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि कुछ कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो तरीका आप सीख जाओगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है ना। यहाँ पे देखो ग्लूकोज, यूरिया, ये सब तो इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। CH3OH भी इसको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं मान सकते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं मान सकते, है ना। ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो इसमें ऑप्शन सिर्फ एक ही आएगा, NaCl। NaCl क्या है? NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। ये एक आयनिक कंपाउंड है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया, है ना। तो इसका आंसर आएगा सी। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है, ये सी है, मत भूलना। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि विच शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है? यहाँ का आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, एक और बात मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटेड सवाल देखो, एक शुरू का आपको ये मिल गया। जिन्होंने मॉडल पेपर 1 वाला सोल्यूशन देखा होगा उनको पता होगा कि वहां पे कितने क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड। तो जिन्होंने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक स्किप कर रखा है, तो वो प्लीज जाके एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट दोबारा देख लो, है ना। ताकि मतलब इससे कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है एग्जाम में तो वो एटलीस्ट आपसे छूटे ना, है ना। तो विच शोज मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए इनमें ऑप्शंस में पहले हम ऑप्शंस देख लेंगे, है ना। NH3, H2O, HF, CH3OH, ठीक है। तो इसमें हमें शुरू से सबसे पहले सबसे कॉमन जो ऑप्शन दिखता है वो है H2O, है ना। H2O हम लिखेंगे। तो H2O में देखो कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, ठीक है, और दो इसमें लोन पेयर भी है। लोन पेयर को मैं LP लिख रही हूँ, ठीक है। और NH3 में क्या है? NH3 में तीन हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, ठीक है? तो ऐसे करके हम बाकी सब कुछ देख लेंगे। सब अगर सब हम देखेंगे ना, उसके बाद H2O इज द ओनली ऑप्शन हियर जिसमें दो हाइड्रोजन और दो लोन पेयर है, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिखेगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि विच हैज हाईएस्ट पीएच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा बहुत ही पसंदीदा सवाल है ये, इस तरह का सवाल। अच्छा आप एक बात बताओ, पीएच होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? पीएच होने का क्राइटेरिया में सबसे पहले तो ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंसेंट्रेशन है वो जितना ज्यादा होगा उतना पीएच बढ़ेगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड गिवन है तो उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने से
पीएच डिक्रीज होगी, है ना। पीएच स्केल आपको पता होगा, नीचे वाला 1 2 3 4 ये सब क्या होता है, एसिडिक होता है। और बेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 7 के बाद से, 7 to 14 ये बेसिक सिचुएशन आ जाती है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH। यहाँ पे भी, यहाँ पे एसिड दी गई है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीएच पूछा है, तो एसिड वाला ऑप्शन हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, बचा बेस वाला ऑप्शन। बेस वाले ऑप्शन में यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि स्ट्रॉन्ग बेस का कंसेंट्रेशन जिसका जितना ज्यादा, पीएच भी उसका उतना ज्यादा। देखो यहाँ पे 0.1 मोलर है, यहाँ पे 0.01 मोलर है। ठीक है, तो फिर 0.1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा है ना 0.01 से, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप करते रहिए। आप ये देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको करना चाहते हैं, अगर आप यूपी नर्सिंग, यूपी पैरामेडिकल, एम्स नर्सिंग, एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाह रहे हैं, सीरियस तरीके से करना चाह रहे हैं, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। ये आप परचेज कर सकते हैं, ये पूरा पैकेज ही। इसमें इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए, ये एग्जाम जो मैंने बताया वो यहाँ पे मेंशन्ड भी है। ठीक है, अब फुल लेंथ टेस्ट में आप इस ऐप की, नर्सिंग गुरुकुल जो ऐप है, उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद अगर आप ये पूरा पैकेज परचेज करो या ना भी करो, अगर तो भी ऐप डाउनलोड करके ये फुल लेंथ जो टेस्ट है ना, इसका फर्स्ट टेस्ट, ये देखो, इसका फर्स्ट जो टेस्ट है ना वो फ्री है सब बच्चों के लिए। ठीक है, चाहे आप परचेज करो या ना करो, वो टेस्ट पूरा फ्री है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो टेस्ट जरूर दें, ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल सके। मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है, या कितनी मेहनत आपको और करनी है, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में अपनी जगह बना पाओ, है ना। और हाँ, इसके साथ हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में हमारा एक ग्रुप है, जिस आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में हमारा एक सेगमेंट है डेली टारगेट बोल के। ठीक है, डेली टारगेट बोल के एक सेगमेंट होता है। आप अगर वो ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपके टीचर्स ही आपको स्टार्टिंग से आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा पोर्शन आपको किस किस दिन पढ़ना है। मतलब हर रोज सुबह आपको एक नई अपडेट आ जाएगी, अच्छा आज आप ये पढ़ लो, आज आप इतना पोर्शन कंप्लीट कर लो, फिजिक्स का इतना पढ़ लो, केमिस्ट्री का इतना पढ़ लो, बायो का इतना पढ़ लो। पूरा एक सेगमेंट आपको अलॉट हो जाएगा। ठीक है, उससे आपको ये टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है कि मैं आज कितना पढ़ूं या कल कितना पढ़ूं, ताकि एग्जाम से सही टाइम से पहले मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मेरा रिवीजन हो जाए, मैं क्वेश्चंस भी लगा लूं। वो हम ही करके देंगे आपके लिए। ठीक है, तो आप वो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल भी आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए हमारा क्वेश्चंस का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद HCl। जिंक और HCl की रिएक्शन होगी, ये देखो, जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन में लिख दे रही हूँ, यहाँ पे बनेगा ZnCl2 प्लस H2 प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ये वाली रिएक्शन है, मैंने रिएक्शन लिख दी है, आप देख लो। यहाँ पे मैं करेक्ट ऑप्शन भी कर दे रही हूँ, H2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी साइड में मैं मेंशन कर दी। वैसे तो आंसर की भी लास्ट में दी गई है, मैं फिर भी साइड बाय साइड मेंशन कर रही हूँ। और ये PDF भी आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, मतलब ऐप तो आपको डाउनलोड करना ही है, सारे बेनिफिट्स उसी में है ना। तो अभी पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है कि which compound gives precipitate with AgNO3। AgNO3 के साथ कौन सा कंपाउंड प्रेसिपिटेट देगा। अगर आपने ये पढ़ा होगा ना, तो मुझे पता है जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वो बच्चे, उनको पता होगा कि हैलाइड होना चाहिए। इतनी तो उनको सियोरिटी, मुझे पता है कि इतनी तो उनको पता ही होगा कि हैलाइड होगा। तो ये जैसे AgBr, इसका प्रेसिपिटेट नीचे गिरता है।
AgI, है ना। तो हैलाइड होगा तो उसके साथ AgNO3 रिएक्ट करेगा, कंपाउंड फॉर्म करेगा, उसका प्रेसिपिटेट करेगा, ये हमें पता है। तो ये दोनों ऑप्शन, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप पहले ही कैंसिल आउट कर दोगे, तो बचेगा क्या, CH3Cl और C2H5Br। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है इंसान, है ना, कि इन दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो कि Br और Cl, इन दोनों में हु इज द बेटर लिविंग ग्रुप, Br is the better living group than Cl, ठीक है। Cl is not a good living group। अगर ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये CH3 को छोड़ेगा ही नहीं, ये Ag के पास जाएगा ही नहीं, है ना। तो फिर ये C2H5Br ही यहाँ पे सही जवाब होगा, डी। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आगे बढ़ रहे हैं। पूछा गया है कि विच इज मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ये देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ES लिख रही हूँ, इसके लिए ना एक मैं आपको बता दे रही हूँ ट्रिक। बेंजीन रिंग के ऊपर ना, बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ये होगा तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉलुइन का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे CH3, ठीक है, ये है टॉलुइन का स्ट्रक्चर। ये देखो ये CH3 है, ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम टॉलुइन बोल रहे हैं। आप नाइट्रोबेंजीन का बना लो, आप क्लोरोबेंजीन का बना लो, बेंजल्डिहाइड का बना लोगे तो बना ही लोगे ना। बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड लगा दोगे तो बेंजल्डिहाइड बन गया, क्लोरीन लगा दोगे तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लगा दोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है। इन सब में से टॉलुइन इज द वन व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH3 और वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट करती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मैं आपको यहाँ पे एक ऑर्डर भी लिखवा दे रही हूँ, छोटा सा एक ऑर्डर है, याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार गो थ्रू कर लेना। दैट इज ये देखो NH2 OH OCH3 CH3 H के बाद X। X मतलब पता है ना, X मतलब हेलोजन होता है, हेलाइड, हेलोजन, ठीक है। तो ये देखो अगर NH2 होगा, OH होगा, OCH3 CH3H X मतलब कोई भी हैलाइड होगा तो रिएक्शन को फास्टर करता है, एक्टिवेट करता है। तो यहाँ पे देखो CH3 सबसे पहले था, H भी है वैसे लेकिन CH3 उससे ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो फिर यहाँ पे विच इज द मोस्ट पूछा है तो हम टॉलविन को सही बता देंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब क्या होता है बताओ। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब होता है जिसमें बाहर से कोई भी जैसे सब्सटेंस है, हीट हमें बाहर से देनी है, ठीक है। हीट मतलब रिलीज नहीं होगा, हमें हीट देना पड़ेगा तो वो वर्क होगा। जो भी काम हो रहा है हमें हीट देना पड़ेगा तब वो काम होगा। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। तब यहाँ पे तो पता ही होगा ना, देखो जैसे मेल्टिंग है, हम हीट देते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो मेल्टिंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सही जवाब। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम आपका प्रॉब्लम या डाउट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि विच स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। अगर किसी ने मॉडल पेपर 1 देखा होगा, मैं बार बार देख रही हूँ, कोई भी ऐसा फुल लेंथ जो मॉडल पेपर्स जो करवाया जा रहा है वो मत छोड़िए। इसी टाइप के क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे था विच स्पीसीज इज डायामैग्नेटिक, अगर आपको पता होगा तो आंसर आया था CO, है ना। मैंने बोला था कि डायामैग्नेटिक मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। वहां पे मैंने लिखवाया था थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखवाऊंगी नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक MOT जो कॉन्सेप्ट होगा, ये देखो MOT का जिक्र मैंने उस दिन भी किया था, आज फिर से कर रही हूँ।
कुछ टॉपिक है जो आपको कर लेने चाहिए, जैसे एमओटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो, यहीं पे रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है पहले, तो फिर ये आप कर लीजिए, है ना। तो एमओटी से अगर आप करेंगे तो O2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये स्पीसीज हो गई पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो अगर आपको एमओटी पे अगर एक वीडियो चाहिए, डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि मैं आपको एमओटी समझाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मैम आप एमओटी एक बार डिस्कस कर दीजिए, ताकि हमारा उसमें कोई डाउट ना हो, एमओटी का कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? व्हिच ऑक्साइड इज न्यूट्रल? न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सी है, ठीक है। तो पिछले दिन हमने पढ़ी थी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या बताया था मैंने? एम्फोटेरिक का मतलब बताया था कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करे, बेस के साथ भी रिएक्ट करे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पे पूछा है न्यूट्रल। एक और चीज यहाँ पे देखो, एम्फोटेरिक को मैंने ए लिख दिया, ठीक है। ए इसका कोई शाइन नहीं है, मतलब आपको ये क्वेश्चंस नोट करके अभी सॉल्व करने की जरूरत है वीडियो के साथ साथ। अब वीडियो देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए। आपको कहीं लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत है, आप वीडियो पॉज कीजिए, अपना लिखिए, फिर से वीडियो चालू कीजिए, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट ना करे और जो बेस के साथ भी रिएक्ट ना करे, ठीक है। तो वैसा ऑप्शन है सीओ, क्योंकि देखो सीओ है, ये है नॉन पोलर, ठीक है। और ये इसका ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्साइड है सीओ। और वहां पे एम्फोटेरिक का एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था? एल्यूमिनियम से रिलेटेड कोई भी ऑक्साइड, जिंक, है ना। तो बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ ये सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है व्हिच आयन हैज मैक्सिमम साइज। अब देखो, किसी ने अगर एटॉमिक ऑर्बिटल पढ़ा है अच्छे से, तो उसको पता होगा कि जितना कोई भी एलिमेंट के ऊपर, कोई भी मान लो ये कोई भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर अगर जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, ये एक्स है, एक्स जितना बढ़ेगा उतना उसका साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर माइनस में चार्ज जितना बढ़ेगा साइज उतना बढ़ेगा, प्लस में चार्ज जितना बढ़ेगा उतना साइज छोटा होगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप चाहो तो कॉपी पे नोट कर लो, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे ज्यादा नेगेटिव में चार्ज किसका है? O माइनस का, तो O माइनस का साइज सबसे बड़ा होगा, O2 माइनस, ठीक है, ठीक है। चलो, यहाँ पे ऑप्शन आया सही ए, या ये देखो, ये आप लिख लोगे ना खुद से, मैंने आपको समझा दिया मोटा मोटा, अब आप लिख लेना अपने कॉपी में। व्हिच हैज sp हाइब्रिडाइजेशन। हमने इस मॉलिक्यूल का जिक्र हमने पिछले मॉडल में भी किया था, इथाइन। क्या होता है ये? C2H2, यही होता है ना। चलो इसको ड्रॉ कर रहे हैं। 1 2 3 4, यही है C2H2। ये देखो, sp हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होता है? यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं, 2 बॉन्ड पेयर sp, ठीक है। ये है sp हाइब्रिडाइजेशन, और इसका जियोमेट्री होता है लीनियर। ये यहाँ पे पूछा नहीं है, लेकिन आप एडिशनल ऐड करके रखो, अपने नोट्स में बना के रखो, ताकि एग्जाम से पहले आप जस्ट एक बार उसको गो थ्रू करो और आपके दिमाग में सब कुछ आ जाए, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है इथाइन का, और उसका जियोमेट्री होता है लीनियर। ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। व्हिच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये आपको जरूर पता होगा, ठीक है। ये होगा CO2। CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये देखो, रिएक्शन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये OH होल 2 प्लस CO2, यहाँ से होगा CaCO3 प्लस H2O। अब ये CaCO3 है ना, ये व्हाइट है, ठीक है। अगर ये व्हाइट है, व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट काइंड ऑफ चीज हो जाता है, उसको मिल्की हम बोल सकते हैं, ठीक है।
मिल्की, दूधिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन मैंने लिख दी है, इसका आंसर होगा CO2। ये रिएक्शंस भी आप एक बार देख के रख सकते हो, ठीक है। क्या पता पूछ लिया कि CaOH2 के साथ CO2 रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट क्या आएगा, तो फिर आप एटलीस्ट बता पाओ। एक के साथ दो क्वेश्चन फ्री होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच सब्सटेंस शोज टिंडल इफेक्ट। अब हमको पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल इन colloid, पार्टिकल इन आईडी। तो जैसे कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड, जैसे देखो अगर कोई सोल्यूशन का पार्टिकल बहुत ही छोटा है, जैसे किस पानी में अगर हम नमक मिला दे, वो नमक हमें दिखेगा ही नहीं, है ना। तो फिर उससे उस पे अगर हम लाइट डालेंगे, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, है ना। लाइट की स्कैटरिंग कंप्लीट नहीं होगी, तो फिर वो ट्रू सोल्यूशन हो गया। तो उसमें हमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। टिंडल इफेक्ट किसमें दिखेगा? जिसमें पार्टिकल्स, जो सोल्यूशन में पार्टिकल्स, कॉलॉइड की पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा है, उसमें हमें टिंडल इफेक्ट दिखेगा। तो यहाँ पे है मिल्क, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिल्क में क्या होता है? फैट होता है ना, फैट का कोलोइडल पार्टिकल बड़ा होता है रेदर देन, ये सब ट्रू सोल्यूशन में आता है। शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन में आता है ना। सोल्यूशन आपने पढ़ा होगा तो टिंडल इफेक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलो, अब पूछा गया है कि विच कंपाउंड शोज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, आपका काइरल सेंटर होना चाहिए। काइरल सेंटर मतलब एक कार्बन के जो चार हाथ होते हैं ना, एक दो तीन चार, चार हाथ होते हैं एक कार्बन के। ये चारों हाथों में अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग एलिमेंट ऐड होना चाहिए, अलग सब्सटेंस ऐड होना चाहिए चारों। तो उस सेंटर को हम काइरल सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम 2 ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। 2 ब्यूटेनॉल का लिखेंगे हम CH3, CHOH, CH2, CH3। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के एक हाथ में तो CH3 एडेड है, एक हाथ में इसने H ने पकड़ रखा है, एक हाथ में है OH और दूसरे हाथ में है CH2CH3। तो चार हाथ अलग हो गए, तो काइरल सेंटर हो गया। तो फिर ऑप्टिकल आइसोमर दिखाएगा, ठीक है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, बहुत ही आसान सवाल, कॉमन सेंस का सवाल है। विच ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इज करेक्ट। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको पता है कि भाई ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, डबल बॉन्ड उससे कम, सिंगल बॉन्ड उससे कम, है ना। तो हम ऑप्शंस तो ये टिक कर देंगे, है ना, ये तो पता होगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। वो ऐसे, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड, इस बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, और बाकी ये जो दो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड से, लेकिन पाई बॉन्ड भी तो स्ट्रॉन्ग है ना। अब डबल बॉन्ड में क्या होगा? एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। तो इसमें दो पाई थे, इसमें एक पाई हो गया, एक इंसान कम हो गया, एक बॉन्ड कम हो गया, तो फिर ये इससे ज्यादा ताकतवर हुआ। अब सिंगल बॉन्ड में तो सिर्फ सिग्मा सिग्मा बचा ना, इसके पास तो पाई है ही नहीं, एक और इंसान चला गया, तो फिर ये उससे भी ज्यादा वीक हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड उससे कम स्ट्रॉन्ग, सिंगल बॉन्ड उससे कम स्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आया ए। अभी क्वेश्चन नंबर 16, पेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर विच लिक्विड। फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र आ जाएगा यहाँ पे। वेपर प्रेशर मतलब देखो, किसी भी सब्सटेंस को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। उस उसमें जितना प्रेशर हमें चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर चाहिए, उसको हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। अब उसमें जो कंपाउंड जितना स्ट्रांग होगा,
उसको गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर देनी पड़ेगी, ज्यादा प्रेशर देनी पड़ेगी, है ना। तो फिर से वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जिक्र आ गया। देखो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। ईथर में तो होती नहीं है, तो वैंडरवल होती है ना। वैंडरवल वो भी वीक वैंडरवल। ठीक है। अब इन इथेनॉल एसिटिक एसिड इनमें भी इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती नहीं है, ठीक है। तो फिर वाटर इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, मॉलिक्यूल उतना स्ट्रांग होगा, तो उसको गैस में इवेपोरेट करने के लिए हमें वेपर प्रेशर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही बात। चलो अभी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे Which metal is extracted by electrolysis of molten chloride? molten chloride को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट होगा? तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी रिएक्टिव मेटल, जितने भी मेटल सुपर रिएक्टिव होते हैं वो मेटल एक्सट्रैक्टेड किए जा सकते हैं molten क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से। रिएक्टिव मेटल बोले तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया ना, हाँ सोडियम, ऑप्शन नंबर सी सही बात है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 18। व्हिच स्पीसीज हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन? मैं यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि आपको sp3d2 और D2sp3 इन दोनों का डिफरेंस पता होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ। अब देखो अगर आप SF6 करोगे तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करोगे तो 6 आएगा, तो sp3d2 आ जाएगा। XeF4 का भी करोगे तो वो भी 4 और 2 लोन पेयर हो जाएंगे तो 6 हो जाएगा। sp3d2 मतलब 3 और 1 4 और 2 6। PCl5 का भी नहीं होगा, लेकिन sp3d2 इन दोनों का हो जाएगा। लेकिन D2sp3 किसका होगा ये देखो, यहाँ पे कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये क्या हो गया 3d6, ठीक है। 3d6 और ये लो स्पिन कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे T2G EG आपको पता होगा, T2G क्या होता है, EG क्या होता है। कोऑर्डिनेशन पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो हम भरेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन तो दो ऑर्बिटल तो ऐसे ही खाली रह गए, है ना। तो जब ये NH3 आएगा तो NH3 पहले ये दो भरेगा, ये दो घर भरेगा, उसके बाद जो 4s का जो घर है उसके बाद 4s, फिर 4p, फिर ऐसे जाएगा ना। तो फिर D2s, यहाँ पे p का 3 ऑर्बिटल p3, ऐसे बनता है D2sp3 इस कंपाउंड का CONH3 होल 6 3+, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आई रियली होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता आपको तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वो भी बताएंगे, या तो आपका आंसर कमेंट में हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके लिए हम एक डिटेल नया वीडियो भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विच इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या है? रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए क्या होता है, ये देखो। रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए आपके पास फ्री एल्डिहाइड होना चाहिए, फ्री एल्डिहाइड होना चाहिए और कीटोन होना चाहिए। अगर आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है तो फिर उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग शुगर किसके पास है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज रिड्यूसिंग शुगर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको पता है, स्ट्रक्चर फिर से बना के देख लो। वीडियो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप मिलेगा, एल्डिहाइड का ग्रुप मिलेगा वैसे ग्लूकोज में तो, पर ये रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पता होगा स्ट्रक्चर, है ना। नहीं पता तो प्लीज बुक खोलो एक बार देख लो। यही फायदा होता है एमसीक्यू करने का कि आप एमसीक्यू के साथ साथ आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हो। जिन्होंने रिवीजन कर लिया कंप्लीट उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विच लॉ गिव्स वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन। आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर होगा राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए
Which source maximum lattice energy? ये क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 में था, फिर से रिपीट हुआ है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये क्वेश्चन आपको पता होगा। मैं फिर से बता दे रही हूँ, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज ज्यादा होना चाहिए और साइज छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो mg, यहाँ पे चार्ज कितना है +2 और साइज इनमें से सबसे छोटा है, तो फिर इसमें सबसे ज्यादा होगा ना मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा गया है कि विच शोज पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। अब देखो टॉलरेंस टेस्ट के लिए ना आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए तो वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देगा। यहाँ पे देखो नाम से ही पता चल रहा है बेंजाइल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर एल्डिहाइड है। प्रोपानोन नहीं होगा, इथेनॉल तो OH है, एसीटोन नहीं होगा, बेंजाइल्डिहाइड। यहाँ पे देखो साफ मैंने बोल दिया एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो टॉलरेंस होगा। ये इजी ट्रिक है। अभी देखो विच फॉर्म्स बेसिक बफर। मैंने बफर का जिक्र पिछले वीडियो में भी किया था, इस वीडियो में भी मैं कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखो बेसिक बफर कैसे बनता है। बेसिक बफर बनता है आपके पास वीक बेस होना चाहिए। वीक बेस को मैं WB लिख रही हूँ, ठीक है, ये आपको पता हो, मतलब आप समझ लेना, ठीक है। वीक बेस प्लस सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो यहाँ पे ये सारे देखो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कैंसिल हो गया। HCl ये तो एसिड है, ये भी नहीं होगा। CH3COH ये भी वीक एसिड है, नहीं होगा। NH4OH क्या है? ये वीक बेस है, ठीक है। और NH4Cl भी एक सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। कौन सा एसिड है? यहाँ पे HCl दे दिया होगा तो HCl का ये Cl है, ठीक है। तो ये सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज द वन जो ये क्राइटेरिया, ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, लुईस बेस। उसमें हमने पिछले में हमने लुईस एसिड का जिक्र किया है, यहाँ पे हम लुईस बेस का जिक्र करेंगे। लुईस बेस मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो है लुईस बेस। यहाँ पे देखो NH3, NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे उसके पास लोन पेयर बचता है ना, तो फिर वो डोनेट कर देगा। सही है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे कलर ऑफ Cu+2 आयन, ये पता है। कॉपर कॉपर सल्फेट का कलर क्या आता है आप बताओ? ब्लू, ठीक है। Cu+2 आयन का कलर आपको पूछे एक्वस में तो उसका आंसर आप ब्लू बताना, ठीक है। विच कंपाउंड, इसका सही है बी। विच कंपाउंड गिव्स एफरवेसेंस विथ NaHCO3। यहाँ पे पूछा है कि विच कंपाउंड गिव्स एफरवेसेंस। अब देखो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसके साथ एफरवेसेंस मतलब CO2 गैस रिलीज होनी चाहिए। तो ये ना कोई एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो उसका एक सॉल्ट बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो एसिड कौन सी है? एसिटिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे देखो फिनॉल, एसीटोन, इथेनॉल एसिड नहीं है। फिनॉल इज एसिडिक बट एसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा बी। यहाँ पे फिर से पूछा है कि विच हैज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी के लिए क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पे देखो यूरिया ग्लूकोज ये तो है ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आप देखते ही हटा दोगे। अब एसिटिक एसिड वीक एसिड है, NaCl स्ट्रॉन्ग बेस है, तो फिर चलो स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाएगा। फिर NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये C है, ठीक है, ये Cl- स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट हो जाएगा तो इसकी कंडक्टिविटी होगी सबसे ज्यादा। तो 27 का आंसर हुआ ए। अब 28, इसका इस क्वेश्चन को हम करेंगे विच फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कौन सा रिएक्शन फॉलो करता है? अब देखो रेडियो एक्टिव डीके ये करता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है।
डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ये भी करता है फर्स्ट ऑर्डर। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ये हमने पिछले वीडियो में भी बोला है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन इज द वन हियर जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप अपने कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29, which reaction forms a कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कौन सा रिएक्शन फॉर्म करेगी? अब देखो SN2 रिएक्शन का जिक्र हम अगर करते हैं तो SN2 में क्या होता है, बैक साइड से अटैक होता है ना। तो इसमें तो कार्बोकैटायन फॉर्म करने का कोई बात ही नहीं है ना। ये देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लो CH H H और यहाँ पे I है। ठीक है, इसको अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, इसको निकाल देगा और ट्रांजिशन स्टेट मतलब रिटेंशन कर देगा। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट बना के रिटेंशन कर देगा और आई को निकाल के खुद आ जाएगा। लेकिन SN1 में क्या होता है, SN1 में कार्बोकैटायन पहले बनता है। मतलब अगर यही रिएक्शन अगर SN1 में हो रही होती तो फिर I माइनस ये एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, पहले पहले ये आई निकलता, ये CH3 प्लस होता, उसके बाद फिर इसका रोल होता। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन तो फॉर्म हो रहा है ना, तो SN1 में फॉर्म होता है। SN2 में बैक साइड से अटैक होता है तो नहीं होता कार्बोकैटायन फॉर्म। SN1 में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। SN1 की एक और बात आप देख लो, यहाँ पे तो देखो ये तो 0 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, या फिर 1 डिग्री मान सकते हैं हम। तो इसमें SN1 होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन ये मैंने ऐसा एग्जाम्पल ले लिया आपको। SN1 में 3 डिग्री कार्बन होगा तो सबसे ज्यादा SN1 होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो उससे कम होगा, 1 डिग्री में और भी उससे कम होगा। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मतलब क्या होता है पता है ना, ये देखो यहाँ पे CH3 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 ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ पे कोई भी जैसे लिविंग ग्रुप है, Br हो गया। ठीक है, ये वाला कार्बोकैटायन Br, यहाँ पे तो पहले लिविंग ग्रुप निकलता है ना, तो Br माइनस निकलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ मतलब ये कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो देखो यहाँ पे तीनों तरफ CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको स्टेबल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टेबल कार्बोकैटायन है ना। ये ऑर्डर आप याद रखो। ये देखो फिर से एक और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आराम से। अभी क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है कि which gas has highest rate of diffusion। अब देखो जितना मोलर मास जितना कम होगा, रेट ऑफ इफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। रेट ऑफ इफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, क्यों? अब मान लो कोई हल्की चीज है, ठीक है, उसको उसको अगर उड़ानी है तो मुझे बहुत इजीली उड़ जाएगा ना, और कोई चीज भारी है तो उसको मैं हवा में नहीं उड़ा पाऊंगी इजीली, है ना। तो यहाँ पे मोलर मास जिसका जितना कम है उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन उतनी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे देखो हीलियम, ठीक है, ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, O2 CO2 N2, इसका मोलर मास और हीलियम का मोलर मास देखो, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। ठीक है, तो हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको दोबारा रिपीट करना है, जैसे कि MOT, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, मेक श्योर इट। और एक और चीज आपको पढ़नी है वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मेक श्योर कि इनमें से एटलीस्ट क्वेश्चन ना छूटे, और ऐसे ही क्वेश्चन जिस तरह का मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एंड हम फिर से लेके आएंगे दूसरा एक मॉडल पेपर, दूसरा एक नया वीडियो। आपके प्रिपरेशन में आपकी मेहनत है और हमारी हमारे इतने एफर्ट्स हैं, ये दोनों मिलके ही रिजल्ट लाते हैं इवेंचुअली। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।